हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉ जो पेपर है आपके थर्ड सेमेस्टर में उसके बारे में। प्रॉपर्टी लॉ के ऑलरेडी हमने 2 से 3 लेक्चर अपने बैचेस पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हमारा उसी के कॉन्टिन्यूएंस में क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मतलब कि क्या समान सिद्धांत है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ये आपका एक टॉपिक है सिलेबस के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीजों के बारे में या कंडीशन के बारे में हम जानते हैं कि किस समय कैसी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं और कौन सा ट्रांसफर वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ये भी सारी चीजें आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाता है, ठीक है ना, बताता है। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 का जो एक्ट है वो सामान्य सिद्धांतों का क्या महत्व है। इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, कुछ जनरल सिद्धांत है और उनका क्या महत्व है वो हम जानेंगे। तो देखो भाई, कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम लोग टीपीए भी बोलते हैं, इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन प्रॉपर्टी लॉ। मतलब हमारे भारतीय जो संपत्ति कानून है उसकी एक आधारशिला है, उसकी बेस है। तो कौन? हमारा टीपीए, प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग इंडिविजुअल। अब याद रख लेना कि जब तुमने पढ़ा होगा कि हु कैन ट्रांसफर, ठीक है ना, और किसको कौन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी हो सकता है, तो ओनली लिविंग इंडिविजुअल थे, ठीक है ना। लिविंग इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। जब मैंने पढ़ाया था आपको डेफिनेशन क्लॉज, तो उसमें ये भी बताया था। ओके, The general principle laid out in act ensure clarity, ठीक है। ये जो जनरल प्रिंसिपल है आपके टीपीए का, ये क्लियरिटी लाता है, फेयरनेस लाता है और ट्रांसपेरेंसी लाता है प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि अधिनियम में निर्धारित जो समान सिद्धांत है वो संपत्ति के लेन देन में क्या स्पष्टता है, कैसे निष्पक्षता से फेयरनेस के साथ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है और पारदर्शिता जो है उसको सुनिश्चित करने का काम, इंश्योर करने का काम हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट जो है वो करता है। ये सिद्धांत संपत्ति के हस्तांतरणीयता, अलगाव पर प्रतिबंध और संपत्ति हस्तांतरण में शामिल पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के कानून का अधिकार स्थापित करता है। मतलब कि ये जो है लीगल फाउंडेशन, लीगल बेस बनाता है कि कैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, किस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे कौन सा रेस्ट्रिक्शंस और कब रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, कब कोई प्रॉपर्टी से एलिनिएट हो जाएगा, उसका राइट जो है वो हट जाएगा, और अगर जो पार्टी ट्रांसफरर है या ट्रांसफरी है उसका क्या ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। ये सारा बात हमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बताता है, ठीक है। चल, ये जो प्रिंसिपल है भाई, देखो, ये सिद्धांत संपत्ति के लेन देन की व्यवस्था क्या पूर्वमेयता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है, तुम जानते हो कि हर एक अपने प्रॉपर्टी का क्या होता है भाई, खाता होता है। जैसे खसरा खतौनी तुमने नाम सुना होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सुना होगा, लैंड रिकॉर्ड सुना होगा। तो उसमें तुम्हारे सारी चीजें जो प्रॉपर्टी की है वो मेंटेन होती है, सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है। तो वही कह रहा है ये जो प्रिंसिपल जो आप पढ़ने जा रहे हो ये मेंटेन करता है ऑर्डर को और प्रिडिक्ट करता है कि आगे किसको जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है और किस मैनर में हो सकती है। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ, मतलब कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो हमारा टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब आप कहोगे कि कौन ट्रांसफरर होता है कौन ट्रांसफरी होता है। तो ट्रांसफरर वो व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफरी वो व्यक्ति होता है
ट्रांसफेरी वो व्यक्ति होता है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। तो याद रख लेना कि ये दोनों के हितों का, ना सिर्फ ट्रांसफरर के हितों का बल्कि ट्रांसफररी के हितों का भी ये प्रोटेक्शन करता है। ओके। द एक्ट प्रोविजन ऑन मैटर सच एज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। परपेचुइटी मतलब क्या होता है भाई? आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो आज जान जाओगे। परपेचुइटी के सिद्धांत के अगेंस्ट में काम करता है, कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बात करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस जो है वो हेल्प करता है या प्रिवेंट करता है किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन को दैट में अराइज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी है, परपेचुइटी का सिद्धांत ये कहता है कि मान लो कि तुम एक बार में, जैसे मेरा प्रॉपर्टी है, मैं किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकती हूँ। या ऐसा नहीं कह सकती कि मैं जो है अपनी फ्रेंड, मान लो सीता नाम है उसका या गीता नाम है, मैं अपनी फ्रेंड गीता को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ। गीता के बाद ये प्रॉपर्टी जो है मीना को जाएगी, मीना के बाद ये संगीता को जाएगी। ऐसे करके मैं एक ही बार में सारा लाइन से सीक्वेंस जो है जो ट्रांसफर नहीं कर सकती। एक बार में मैं एक ही किसी जीवित व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो यही बात है कि कुछ कुछ जो जनरल प्रिंसिपल हैं, जनरल रूल हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, वो ना सिर्फ ट्रांसफरर को बल्कि ट्रांसफरी को कुछ ऐसे जो रूल हैं, जैसे परपेचुइटी का रूल है, कंडीशनल ट्रांसफर का रूल है, या फिर लिस पेंडेंस का सिद्धांत है, उस पर कुछ कुछ बात कहता है, कुछ नियम लगाता है, जिससे किसी भी के भी राइट का वॉयलेशन ना हो पाए, चाहे वो ट्रांसफरर हो चाहे वो ट्रांसफरी हो, किसी का भी हित का वॉयलेशन ना हो, सबका अपना राइट मेंटेन रखे। ठीक है? तो देखो कितना ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब दूसरा देखो भाई, दूसरा पैरा देखो। मोर ओवर, अगर हम ज्यादा देखें इसके अलावे, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत महत्वपूर्ण जो काम है या फिर अदा करता है रोल। कैसे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब कि आर्थिक जो भी विकास है इंडिया की, उसमें बहुत ही काम करता है। कौन? तो हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, बाई फैसिलिटेटिंग द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है, रियल एस्टेट सेक्टर, देखो भैया देखा है ना, रियल एस्टेट सेक्टर जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत जमीनें जो है वो खरीदी जा रही हैं, बिक्री किया जा रहा है। तो अगर हमारा प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं होगा अपने रूल्स पे, नियम्स पे, या फिर अपने मॉनिटरिंग पे, तो फिर क्या होगा? जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो हिंडर होगा, और जो हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, जो हमसे गवर्नमेंट को उससे इनकम हो रही है, उसमें भी दुविधा आने लगेगी। जैसे रूल अगेन परपेचुइटी क्या है, तुम ऐसे समझो नॉर्मल कि मान लो कि मैंने अपनी फ्रेंड मीना को ट्रांसफर कर दिया एक बार, फिर मैंने बोला कि मीना के बाद ये प्रॉपर्टी सीमा को जाएगी, सीमा के बाद ये रीता को जाएगी, और ऐसे करके 10 लोग को 20 लोग को मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ कि मैंने तो ट्रांसफर एक ही बार किया, रजिस्ट्री मैंने मीना के नाम कर दी और बाकी सब हायरार्की मैंने लगा के दे दिया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये बताओ कि जो मैं फी भर रही हूँ, ठीक है, रजिस्ट्री फी होती है ना जब जमीन लिखवाने जाते हो, तो जब फी भर रहे हो आप, गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो क्या वो एक बार में ही अगर दे देंगे सारी चीज, तो क्या गवर्नमेंट को कोई फायदा होगा तुम्हारे ट्रांसफर, तुम्हारे इससे? नहीं ना होगा। तो वो क्या होगा, इसीलिए परपेचुइटी का जो सिद्धांत है लागू कराया गया कि आप एक बार में 10 लोगों को, 100 लोगों को बारी से एकदम लाइन से ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है? बारी बारी कीजिए, ठीक, जिससे हर एक लोग का राइट भी एश्योर रहे और हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है होती रहे। तो रियल एस्टेट का जो अभी सेक्टर है वो ग्रोथ पे हो रहा है, और उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक्ट है 1882 वो बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करता है। ओके। द एक्ट्स प्रिंसिपल प्रोवाइड सिक्योर लीगल एनवायरनमेंट, ये बहुत अच्छा लीगल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। क्यों? क्योंकि जनरल प्रिंसिपल और जिसमें दिए गए प्रिंसिपल को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। ओके। ट्रांजैक्शन को एनकरेज करता है, इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूटिंग द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज
प्रॉपर्टी मार्केट। तो कंट्री का जो भी प्रॉपर्टी मार्केट है उसको स्टेबल करने का काम करता है, स्थिर करने का काम करता है और उसको समृद्ध बनाने का इंडिया के इकोनॉमी को काम करता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें जो आपको जनरल प्रिंसिपल देखने को मिल रहे हैं उसके अंतर्गत या फिर उसके द्वारा। ओके, तो चलो ये हमने देखा। तो इंपॉर्टेंस, जो भी हमारा टीपीए है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका जनरल प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने देख लिया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में। हमारा जो बैच है एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का वो चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको सिलेबस कवरेज 100% कराया जाएगा। मेंटरशिप एज वेल एज ये जो पीपीटी है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और डाउट सेशन जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। वैसे इसकी प्राइस जो है वो 999 है, लेकिन अभी जो है 599 में आप एनरोल कर सकते हो। टारगेट गुरुकुल ऐप पे जा करके इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। डेमो लेक्चर्स पढ़े हैं उसको भी आप देख सकते हैं और ये जो लेक्चर है आज का ये भी उसी लेक्चर का जो है, इसी क्लास का जो है वो पार्ट है। ओके, चलो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या जनरल प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। ओके, देखो, What are the general principle of transfer of property act 1882? क्या जनरल प्रिंसिपल है? तो देखो भाई, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आ रही है सब कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसके, टीपीए के। तो पहला जो है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, सेक्शन 6। रेस्ट्रिक्शन ऑन एलिनिएशन, सेक्शन 10। ट्रांसफर ऑफ एन अनबर्न पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, मतलब एक बार में ही आप ट्रांसफर कई लोगों को नहीं कर सकते, ठीक। पांचवा, वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है, 19 से और 21 सेक्शन में। कंडीशनल ट्रांसफर क्या है, 25 में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी क्या है, सेक्शन 48 में। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर 41 में। स्टॉबल क्या है, 43 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस कहाँ है, 52 पे। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहाँ है, 53 में। पार्ट परफॉर्मेंस किस में है, 53A में। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पूरे टीपीए में। उसका एक हम इंट्रो लेंगे आज, वही हिंदी में है, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 6। ठीक, तो देखो भाई, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 6 ये बात क्या करता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करी जा सकती है। अनलेस, जब तक कि अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक लीगल प्रोहिबिशन, जब तक कि उस पे कोई निषेध, कानूनी निषेध या प्रोहिबिशन ना लगाया गया हो। दिस प्रिंसिपल एस्टैब्लिश, ये जो सिद्धांत है वो बेसिक premise that property can be freely transferred between the parties provided that there are no legal restriction। तो ये जो सिद्धांत है ये प्रॉपर्टी की फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर होने का बात करती है। कौन, तो सेक्शन 6। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो बशर्ते उस पे कोई भी लीगल प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा एक जनरल, हालांकि सेक्शन 6 जब पढ़ेंगे डिटेल में तो और भी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन ये जनरल है इसीलिए आप जान लो कि ये जो है ये स्पेसिफिक कुछ प्रिंसिपल है जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके गलत ट्रांसफर होने या फिर लेने के लिए। ओके, रेस्ट्रेंट ऑन एलिनिएशन, सेक्शन 10 क्या बात करता है, सेक्शन 10 स्टेट्स दैट एनी कंडीशन दैट एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट, कोई भी कंडीशन है जो एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कौन है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है, from alienating the property in is void. However, the partial restraints are permissible under certain circumstances such as in case of lease for the benefit of leaser। अब यहाँ पे देखो कि ट्रांसफरर कौन होता है, मैंने बताया जो ट्रांसफर करता है। ट्रांसफरर, those who transfer the property, those who transfer the
प्रॉपर्टी, और ट्रांसफरी दोज हुम, जिसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, मान लो कि मैं ही जमीन खरीद रही हूँ, मैं जमीन खरीद रही हूँ, तो मैं क्या हुई, मुझे ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी, तो मैं ट्रांसफर ही हुई, और मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। कैसा? अब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है कि आपको संपत्ति बेचेंगे तो, लेकिन आप कब्जा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? या फिर उसके ट्रांसफर में ये दिक्कत होगा, या फिर रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर किसी भी तरह का लगा दिया जाता है जिससे आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ट्रांसफर का क्या मतलब है? तो वही कह रहा है कि अगर ट्रांसफरी के ऊपर अब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो वो ट्रांसफर क्या होगा? वॉइड हो जाएगा, वो ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। हाँ, पार्शियल ट्रांसफर, कुछ समय के लिए ट्रांसफर के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, लगाया जा सकता है, लेकिन पार्शियल लगाया जा सकता है, पूरा जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। ओके, तीसरा क्या कह रहा है? ट्रांसफर टू एन अनबर्न पर्सन, मतलब कि अजन्मे व्यक्ति के को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। अभी मैंने बताया ना कि लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन को ट्रांसफर होता है। जनरल रूल क्या कहता है कि एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये सेक्शन 13 एक्सेप्शन है। इसमें क्या है भैया कि अनबर्न पर्सन, जो अभी जन्मा नहीं है बच्चा, उसको भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो सेक्शन 13 में। तो देखो भाई, एक्ट प्रोहिबिट्स द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टू एन अनबर्न पर्सन, मतलब एक्ट जो है वो प्रोहिबिट, आप जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है उसको आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो मना करता है डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए। इंस्टेड, इसके बजाय ये बात करता है प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन एंड ओनली अपॉन द बर्थ ऑफ द अनबर्न पर्सन कैन बी प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर टू देम। मतलब अब कैसे प्रोहिबिट करेगा? बच्चा जो जन्मा नहीं है उसको आप डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? उस पर रोक लगा देता है टीपीए। लेकिन ये कहता है कि ठीक है, जो बच्चा जन्मा नहीं है उसके बिहाफ पे कोई इंटरेस्टेड पर्सन आप ढूंढ लीजिए, ऐसा व्यक्ति जिसको आप कह दीजिए कि ये प्रॉपर्टी तब तक तुम रखो जब तक बच्चा नहीं हो जाता, या फिर जैसे बच्चा होगा पैदा उसको तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना। तो याद रखना कि उस व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर कर देते हैं, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं उस अनबर्न पर्सन के लिए, उस अनबर्न व्यक्ति के लिए जो अभी पैदा होने वाला है या पैदा नहीं हुआ है, उसके बिहाफ पे किसी उसके इंटरेस्टेड लिविंग पर्सन को वो प्रॉपर्टी हम दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और ये कंडीशन लगा देते हैं भाई कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसको आप सारी प्रॉपर्टी दे दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, ये चीज हिंदी में है भैया, संपत्ति का हस्तांतरणीयता, हस्तांतरण पर प्रतिबंध और अजन्मे व्यक्ति को हस्तांतरण। ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्मेगा, मैंने बताया ना, जैसे ही बच्चा जन्मेगा वैसे उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट, चौथा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रूल अगेंस्ट परपेचुटी, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। धारा 14 क्या कहता है? द रूल अगेंस्ट परपेचुटी इंश्योर्स दैट, ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी इज नॉट टाइड विथ इनडेफिनेटली, मतलब कि किसी भी संपत्ति को अनिश्चित काल तक बंधी न रखे, नहीं रहेगा वो। यह निर्धारित करता है कि किसी भी संपत्ति को इस प्रकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता कि सृजित हित एक या अधिक जीवित व्यक्तियों के जीवन काल और अल्प वयस्कता काल के बाद भी प्रभावी रहे। मतलब वही कह रहा है कि आप एक बार में कई लोगों को ट्रांसफर, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि ये ट्रांसफर हो रहा है, इसके बाद मान लो एक कोई व्यक्ति है ए नाम का, ये ट्रांसफर करता है बी को प्रॉपर्टी, ये कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बी के बाद किसको जाएगी? सी को प्रॉपर्टी जाएगी, सी के बाद किसको जाएगी? डी को जाएगी, डी के बाद किसको जाएगी? ई को जाएगी। ठीक है, एक ही बार में सारे लोगों को लाइन से, सीक्वेंस से, एकदम हायरार्की से कर दिया कि हाँ इसके बाद इसके जाएगी, इसके बाद। तो इस पे रोक लगाता है टीपीए, क्या कहता है? इस पे रोक लगा देता है कि आप किसी भी संपत्ति को अनिश्चित काल तक के लिए क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफर नहीं कर सकते एक ही बार में। अगर ए जो है
ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो बी के जीवन काल तक के लिए ही कर रहा है, ठीक है ना। फिर आगे बी को जब मन करेगा किसी को ट्रांसफर करने के लिए तो वो फिर किसी को करेगा, एक को, और फिर जब सी को मन करेगा तो किसी एक को ट्रांसफर करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही सबके एक बार में ही सबको ट्रांसफर कर देगा और वही डिसाइड करेगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा नहीं होगा। आपका काम है, आप ट्रांसफरर हो, आपका काम है, बी को कर दिए ट्रांसफर, आपका काम खत्म। अब बी के पास जब प्रॉपर्टी आ गई, मतलब बी अब ओनर बन गया ना, तो बी ट्रांसफर बन गया और बी विल डिसाइड कि उसको सी को करना है या डी को करना है, ठीक है। एक बार में कई लोगों को अनिश्चित काल तक के लिए प्रॉपर्टी को ऐसा बंधी बना करके नहीं रख सका जा सकता या फिर ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, ठीक है। चलो, तो ये हो गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम या रूल अगेंस्ट परपेचुटी। अब नेक्स्ट, ठीक, चलो नेक्स्ट देख लो भाई। कह रहा है कि वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, सेक्शन 19 और सेक्शन 20, जिसको निहित और आकस्मिक हित कहते हैं। तो कह रहा है निहित हित मतलब कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो सेक्शन 19 है वो क्या कह रहा है, जो किसी व्यक्ति के पक्ष में बिना किसी शर्त के बनाया जाता है, जबकि जो आकस्मिक हित होता है यानी कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 21 वाला होता है, वो किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। देखो भैया, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, ए नाम का व्यक्ति कह रहा है बी को कि मैं तुमको प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब मेरी प्रॉपर्टी मेरे ना होने के बाद तुम्हारी हो जाएगी, तो ये क्या है, वेस्टेड है, वेस्टेड है। जैसे ही ए कभी भी तो खत्म होगा, तो वो प्रॉपर्टी बिना किसी शर्त को किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बी को ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन कंटिंजेंट ट्रांसफर में ऐसा हो सकता है कि ए बोल सकता है कि अगर, तो तुम बी को बोलता है अगर ये जो अगर तुमने शादी मेरी बेटी से की, लेट सपोज सी से मेरी बेटी से शादी कर ली, तो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास चली जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, कोई कंटिंजेंट, कोई कंडीशन लगा दे रहा है। क्या लगा दे रहा है, कोई आकस्मिक हित लगा दे रहा है। जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है। मतलब जबकि आकस्मिक हित में किसी विशिष्ट घटना, जब वो घटना घटेगी, मतलब कि जब घटना घटेगी, बी जब सी से शादी करेगा तब जा करके ये ए अपना प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो जब कोई घटना, जब कोई ट्रांसफर किसी घटना पे निश्चित हो, ध्यान रखना, जब कोई ट्रांसफर किसी घटना पे निश्चित हो तो वो क्या होता है, आकस्मिक ट्रांसफर या फिर कंटिंजेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। आकस्मिक या फिर इसको निहित ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, आकस्मिक हित ट्रांसफर किसको कहते हैं, जब कोई ट्रांसफर किसी घटना पे, आकस्मिक घटना पे बेस्ड हो, ठीक है। वेस्टेड ट्रांसफर क्या होता है, ये बिना किसी शर्त के ट्रांसफर होता है, मतलब कि होना ही होना है, वो आकस्मिक घटना हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कंडीशनल ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं सशर्त हस्तांतरण। अब शर्त है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या आएगी, शर्त। आप शर्त पूरा करोगे तब क्या होगा, चीजों का ट्रांसफर होगा। देखो, कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन 25, conditional transfer are those where our transfer of property is subject to the fulfillment of the condition. If the condition is not met, the transfer may be rendered void or ineffective, ठीक है ना। ये कंडीशनल ट्रांसफर वैसी होती है जब कोई ट्रांसफर आपके एक्ट पे निर्भर करता हो। अगर तो आप कंडीशन के अनुसार, शर्त के अनुसार, शर्त को जब पूरा कर देंगे तब तो वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो ट्रांसफर क्या होता है भैया, इनवैलिड या फिर वॉइड माना जाएगा। तो एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट और एक होता है कंडीशन प्रेसिडेंट। देखो भैया, यहाँ पे समझ लो, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशंस सबसीक्वेंट।
इसका मतलब क्या होता है कि पहले आप कंडीशन शर्त पूरा करो, पहले शर्त पूरा करो फिर जाके ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। और कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होगा कि ठीक है मैं तुमको ट्रांसफर कर दे रहा हूं और ट्रांसफर कर देने के बाद तुम वो काम पूरा कर देना, ठीक है। तो ये होता है कंडीशनल ट्रांसफर। जब आप कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब वो कंडीशन आपका वैलिड होगा, वरना वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफर जो कंडीशन पे या शर्त पे निर्भर हो वो ट्रांसफर कंडीशनल ट्रांसफर होते हैं। दो तरह से किया जा सकता है, ट्रांसफर के पहले भी फुलफिल किया जा सकता है उस शर्त को और ट्रांसफर के बाद भी किया जा सकता है। ओके चलो नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, ये सेक्शन 45 में दिया गया है। मतलब प्राथमिकता का सिद्धांत 48 क्या कहता है कि यह सिद्धांत एक लीगल मैगजीन पे बेस्ड है जिसका नाम है क्वी पायर एस्ट टेम्पोरो पोर्टियर एस्ट जूरे। मतलब जो समय में प्रथम है वह विधि में अधिक शक्तिशाली है। मतलब जो पहले पैदा हुआ वो क्या है, सबसे पहले आया, उसके बाद वाला फिर बाद में आया। तो वही कह रहा है जो समय में प्रथम है, मतलब समय में जो पहले हो गया वही वृद्धि में भी प्रथम होगा। मतलब पहले उसी को मिलेगा फिर बाद वाला जो पैदा हुआ इंसान है उसको मिलेगा। की उक्ति पर आधारित है जो यह दावा करता है कि जब एक ही संपत्ति का कई बार हस्तांतरण किया जाता है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है उसका बार बार क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो पूर्ववर्ती हस्तांतरित के अधिकार अनुवर्ती हस्तांतरिकों के अधिकार पर प्रबल होते हैं। तो जिसको पहला ट्रांसफर किया गया था उसका अधिकार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। देखो भैया फिर से समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी देने का काम कर रहा है, प्राथमिकता का सिद्धांत काम कर रहा है। ये बोलता है कि जो चीज पहले हुई है, जो चीज समय में पहले हुई है वही क्या है, शक्तिशाली है, ठीक है। तो देखो The principle based on the maxim qui pair est temporo potere est jure, इसका मतलब क्या है, he who is first time is stronger। मतलब जो पहले टाइम हो जाता है, फर्स्ट बार में अगर कोई ट्रांसफर हो गया, मान लो कोई प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम ट्रांसफर हो गई, तो फर्स्ट टाइम वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई भैया, स्ट्रॉन्गर ट्रांसफर हो गया। asserts that जहां पे मल्टीपल एक ही प्रॉपर्टी का मल्टीपल, ऐसे तुम लोग देखते होगे कि आजकल प्रॉपर्टी पे बहुत सारा डिस्प्यूट होता है, ठीक है। एक ही जमीन बहुत लोगों को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो उसमें क्या देखा जाता है, यही प्रायोरिटी का सिद्धांत सेक्शन 48 देखा जाता है। इसमें यह बोला जाता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का मल्टीपल ट्रांसफर हो गया है तो उसमें जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफर, मान लो 10 ट्रांसफर हुआ है तो 10वां ट्रांसफर नहीं वैलिड होगा। जो पहला ट्रांसफर है उसको क्या मिलेगा भैया, प्रायोरिटी मिलेगा, पहले वाले ट्रांसफर को प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। पहला वाला जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड माना जाएगा और उसकी प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, यानी कि प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा हस्तांतरण, ठीक है। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है भाई, जो आपको लगता है कि ओनर है लेकिन असल में वो ओनर होता नहीं है, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो क्या रहा है कि प्रत्यक्ष स्वामी वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति का स्वामी प्रतीत होता है, लगता है वो ओनर है लेकिन असल ओनर वो है नहीं संपत्ति का, लेकिन उसके पास पूर्ण कानूनी स्वामित्व नहीं है, मतलब ओनरशिप नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा किए गए, मतलब ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा किया गया हस्तांतरण तभी वैध होता है, तभी वैलिड होगा जब हस्तांतरिती ने संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए हस्तांतरक के अधिकार का पता लगाने के लिए उचित सावधानियां बरती हो। मान लो कि मेरा कोई मकान है, ठीक है, मेरा कोई मकान है या फिर मेरे दोस्त का कोई मकान है यहाँ गोरखपुर में या फिर किसी भी जगह तुम मान लो,
वहां पे और मेरा दोस्त जो है वो अमेरिका में रहता है और वो मुझे दे दिया है अपनी प्रॉपर्टी कि यहाँ तुम देख रेख करना और अगर अच्छे क्लाइंट आएंगे तो बेच देना, ठीक है। और मान लो कि कोई क्लाइंट आता है उस सिचुएशन में, तो मैं दिख रही हूँ कि मैं उस प्रॉपर्टी का देख रेख कर रही हूँ, सारा डिसीजन मैं उस प्रॉपर्टी के लिए ले रही हूँ, लेकिन मैं जो है रियल ओनर उसकी नहीं हूं बल्कि ऑस्टेंसिबल ओनर हूं, दिख रही हूं ओनर जैसी, ठीक है। और मान लो कि उस प्रॉपर्टी को कोई खरीदने आया, तो अगर वो प्रॉपर्टी जो खरीदने वाला है उसको पता है कि इसकी ओनर जो है वो मैं नहीं हूं बल्कि मेरा जो दोस्त है अमेरिका में बैठा हुआ है वो है, और वो ये जानते हुए मुझसे क्या कर रहा है, मुझसे क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के लिए डील कर रहा है कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ऐसा है वैसा है, और मेरे दोस्त ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया है कि तुम जो है वो अच्छे डील में बेच देना। तो ये जो ट्रांसफर होगा ना, मतलब ट्रांसफरी ने जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो पूरी जानकारी रखता है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके बाद उसने मुझसे परचेस किया, तो ये ट्रांसफर क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। ऑल्दो मैं उसकी रियल ओनर नहीं हूं, लेकिन मुझे रियल ओनर ने क्या किया है, ऑथोराइज किया है, और जो ट्रांसफरी है उसको भी पता है कि मेरा क्या अस्तित्व है इस उसमें प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी वैलिड होता है। तो वही कह रहा है कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होना चाहिए, और उसका ट्रांसफर जो है वो कब वैलिड होगा, तभी वैलिड होगा जब रीजनेबल प्रिकॉशंस लिया जाएगा, ठीक है ना। अटेन द ट्रांसफरर अथॉरिटी टू द ट्रांसफरर, मतलब ट्रांसफरी को ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा सच सिचुएशन है, ठीक है। तो ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा ट्रांसफर जो है वो वैलिड होता है कि लेकिन बशर्ते उसमें ट्रांसफरी को सारी बातें पता होनी चाहिए। अब यहाँ है इस्टॉपल। इस्टॉपल का मतलब होता है विबंधन। 43 इस्टॉपल आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा, अभी तो बीएस से वो हो गया है, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है इस्टॉपल, विबंधन का सिद्धांत। The principle of estoppel prevents a person from denying the truth of a statement previously made if has been relied upon by another person. In the context of the property transfer, if the person falsely represent that they have the authority to transfer property, they may be stopped from denying that the authority if the transferee has acted upon the representation. देखो भैया ऐसे समझो, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज आपको समझ में आएगी नहीं। देखो अब यहाँ पे ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति से क्या मांगता है, पैसा मांगता है उधार, कि भैया मुझे 1 लाख रुपया दे दो, 1 लाख रुपए दे दो। ए कहता है कि मैं तुम्हें दे तो दूंगा 1 लाख रुपए, लेकिन तुम चुकाओगे कैसे। तो बी कहता है अरे जो मेरे फादर है ना, मेरे फादर, इसके फादर मान लो एक्स हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, 10 एकड़ जमीन है, और हम लोग भाई कितने हैं, हम लोग 2 भाई हैं, तो आराम से हम लोग का 5-5 एकड़ आएगा। तो अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं आपको प्रॉपर्टी जो है अपनी बेच दूंगा, इतने में कुछ और पैसा लगाइएगा दे दूंगा, तो फिर या फिर बेच करके मैं प्रॉपर्टी दूंगा, ठीक है। ऐसे कह करके कुछ बी ए से पैसा ले लेता है। अब बी जो है वो पैसा नहीं चुका पाता है, तो ए कहता है कि भैया जो तुम बोले थे 5 एकड़ तुम्हारी है, चलो वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, या मुझे इतना और पैसा ले लो, वो जमीन मेरे नाम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्या कहेगा, बी कहेगा अरे भाई अभी मेरे बाप जिंदा ही हैं, तो कैसे मैं वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। या फिर कह देगा कि नहीं वो तो मैंने झूठ बोला था, वो मतलब चाचा लगते हैं, वो मेरे पापा नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर ये बहाना बनाने लगे, जो स्टेटमेंट इसने बोला था उससे वो पीछे हटने लगे, तो ए जो है वो कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा और इसके ऊपर क्या लगा देगा, विबंधन लगा देगा, स्टॉपल लगा देगा कि जो बात तुमने बोला है तुम उस पे अड़े रहो, मतलब उस बात को स्वीकारो और फिर उसी बात के अनुसार तुम चलो, जो बात तुमने कह दी उस बात के साथ तुमको चलना है, उससे पीछे तुम नहीं हट सकते, ठीक है ना। तो स्टॉपल का सिद्धांत ये कहता है, ओके। जो प्रीवियसली आपने स्टेटमेंट मेड किया है आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ओके। चलो अब है 10वां आ गया आपका जो जनरल प्रिंसिपल। देखो ये क्या कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस का सिद्धांत, मतलब
ये होल्ड दैट एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी संपत्ति जो हिल डुल नहीं सकती, जैसे कि लैंड हो गया, थिंक अटैच टू द अर्थ हो गया, ये सारी चीजें हैं, थिंक एम्बेडेड टू द अर्थ हो गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस जो है ये होल्ड दैट एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लीगल सूट। मान लो कोई जमीन है और जमीन के ऊपर केस चल रहा है, कोई जमीन है, कोई लैंड है और उसके ऊपर क्या चल रहा है, कोई केस चल रहा है, केस अभी पेंडिंग है, इन विच प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिक इन क्वेश्चन, और उस केस में वो प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चन में है, ठीक है, is subjected to outcome of suit. This principle is ensured that property right are not affected and unauthorized transfer during the litigation। ठीक है, तो अगर किसी प्रॉपर्टी पे वाद चल रहा है और उसके बावजूद जो है वो ट्रांसफर हो गया है, तो वाद खत्म होने के बाद ही वो ट्रांसफर आप किसी को कर सकते हो। जब तक वाद चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे तब तक कोई ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। लेकिन हाँ, वाद जब खत्म हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा, वाद पे जजमेंट आ जाएगा, तभी जा करके आप वो प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को। ओके, बाकी जो जैसा है पहले वो वैसे ही बना रहेगा। अब है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। ट्रांसफर तो किया आपने लेकिन फ्रॉड कर दिया भैया, फ्रॉड करके किया, धोखाधड़ी करके किया, तो क्या होता है? A transfer made with the intent to defraud creditors or other interested parties is considered to fraudulent and voidable at the option of affected party. This principle protects the interest of creditor and others who may be adversely affected by the deceitful transfer of the property। कह रहा है कि अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंट तरीके से उसको उसको ठगने के लिए, उसके साथ कपट करने के लिए आपने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो वो पार्टी क्या हो जाती है? वॉइडेबल। वो जो ट्रांसफर है वो वॉइडेबल हो जाता है। देखो भैया, जब तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वॉइडेबल क्या है, ठीक है ना। तो आप याद रख लेना कि अगर कोई डिसीटफुल मेन से या फिर डिफ्रॉड करने के लिए ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफर वॉइडेबल हो जाता है। और वॉइडेबल किस पे हो जाता है? एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, याद रहना। ठीक है, चलो आगे चलो। अब बात आती है पार्ट परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस तो हो रहा है, परफॉर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो? पार्ट वाइज परफॉर्मेंस कर रहे हो, एक बार में नहीं कर रहे हो। ठीक, तो डॉक्ट्रिन ऑफ, ये 53A में है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अलाउज द ट्रांसफरी को अलाउ करता है हु हैज टेकन द पोजेशन, जिसने पोजेशन अपना ले लिया है प्रॉपर्टी का, एंड फुलफिल्ड देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू सीक द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रांसफरर अटेम्प्ट टू डिनाई द कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टेंस ड्यू टू द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे जब भी कोई जमीन बिकता है तो आप देखते हो ना कि कुछ पैसा दे दिया जाता है। जमीन जो खरीदने वाला है यानी जो ट्रांसफरी है वो बिना ट्रांसफर के, मतलब उसके नाम पे अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आधा पैसा दे देता है उसको जिससे जमीन खरीद रहा है वो। ठीक है, तो उसने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया कि नहीं? बिल्कुल कर दिया। तो वो ट्रांसफरी का ये राइट है, मतलब कि वो आगे ट्रांसफर को रोकने के लिए काम कर सकता है। तो वही कह रहा है कि पार्ट परफॉर्मेंस अलाउज, ट्रांसफरी को जो खरीद रहा है उसको अलाउ करता है वो हैज टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लो आधा पैसा दे करके क्या कर लिया? उसने पोजेशन कर लिया, और आधा पैसा तब देगा जब वो जो ट्रांसफरर है वो क्या करेगा? उसको ट्रांसफर करेगा, उसके नाम से रजिस्ट्री करेगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट परफॉर्मेंस है वो ट्रांसफरी को राइट देता है पोजेशन लेने का प्रॉपर्टी पे। ठीक, कि आप उस पे पोजेशन ले सकते। कंक्लूजन, ठीक, अब ये था हमारा पूरा जनरल प्रिंसिपल। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कंक्लूजन, हिंदी में देखते हैं इस बार।
देखो, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जो 1882 का समान सिद्धांत जितना भी हमने पढ़ा, वो क्या कहता है कि भारत में संपत्ति कानून की रीढ़ है, मतलब जो ट्रांसफर हो रही है हमारे यहाँ प्रॉपर्टी, हमारे इंडिया में, उसकी एक रीढ़ है, बैकबोन है। ये सिद्धांत संपत्ति के लेन देन के लिए एक व्यवस्थित, मतलब कि एक सिस्टमैटिक जो है और ट्रांसपेरेंट एक दृष्टिकोण है, अप्रोच है, और सभी संबंधित पक्षों, मतलब जिसका हित है यानी ट्रांसफरर है या ट्रांसफरी है, दोनों के हितों की रक्षा करता है। संपत्ति के हस्तांतरण पर जो प्रतिबंध है या विवादों का, डिस्प्यूट का जो समाधान है, उसके लिए स्पष्ट यानी कि क्लियर दिशा निर्देश स्थापित करता है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यह अधिनियम कानूनी निश्चितता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, मतलब कि ये जो एक्ट है ये लीगल सर्टिनिटी, कानूनी की क्या निश्चितता है, कितना निश्चित है और कितना फेयर है, निष्पक्ष है, ये बताने का काम हमारा टीपीए का एक्ट करता, टीपीए जो है वो करता है। ठीक है, अब देखो, यह सिद्धांत न केवल अचल संपत्ति, अचल मतलब क्या होता है भैया, हाँ, तो ये देखो, ये दिशा निर्देश स्थापित करता है, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये सिद्धांत ना केवल अचल संपत्ति, अचल मतलब क्या होता है, इमूवेबल, इमूवेबल जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, थिंग अटैच टू द अर्थ हो गया। तो ये जो सिद्धांत है जितना आपने पढ़ा है टीपीए के अंदर, ये ना केवल अचल संपत्ति को सुचारू रूप से सुगम बनाता है, बल्कि देश के समग्र जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो मैंने रियल एस्टेट और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत सारी बात की, उसको भी सुगम बनाता है, अच्छा बनाता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 भारत में संपत्ति हस्तांतरण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा है, ठीक है, करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है इसको। ठीक, तो बच्चों ये आपका रहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो जनरल प्रिंसिपल्स है, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी जो हमें पढ़ना है। एक टॉपिक था, इस टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पेपर में जो टॉपिक दिया है नेक्स्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप हमारा बैच, जैसा कि आप जानते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो आप हमारा टारगेट गुरुकुल जो ऐप है उस पे जा करके सारे हमारे जो भी बैचेस हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।